नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज के वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी। और आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य है 11 मार्च 2026 के सभी अहम तथ्यों, घटनाओं और उनके ऐतिहासिक संदर्भों को पूरी तरह से डिकोड करना। बिल्कुल। और क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ जानकारियों को ऊपरी तौर पर देखना नहीं है, हम चाहते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हमारे साथी हर घटना के पीछे का मतलब, जो उसका वाय है, उसका कारण और महत्व समझें। सही कहा आपने। ये चर्चा आप सभी के लिए एक तरह का स्मार्ट शॉर्टकट है। हम सिर्फ तथ्य नहीं रटेंगे, बल्कि उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ताकि परीक्षा के समय आपको चीजें आसानी से याद रहें। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय पहल और जल संरक्षण के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण विषय से। आज 11 मार्च है और आज के दिन वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया जाता है, जी। जिसका आयोजन वर्ल्ड प्लम्बिंग काउंसिल करती है। अब सुनने में ये विषय बहुत साधारण लग सकता है। हाँ, पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पाइप्स और फिटिंग्स के बारे में है, लेकिन असल में ये सुरक्षित पेयजल, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सीवेज प्रबंधन का एक बेहद अहम हिस्सा है। एग्जैक्टली। किसी भी आधुनिक शहर के टिके रहने के लिए एक मजबूत प्लम्बिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी शर्त है। आज जब दुनिया के कई शहर डे जीरो जैसी स्थिति देख रहे हैं, तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और इसी जल संकट को देखते हुए भारत में भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने गुजरात के नवसारी से जल महोत्सव 2026 का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया है। जी, ये एक बहुत ही रणनीतिक पहल है। इस महोत्सव का मुख्य फोकस जल जीवन मिशन को और मजबूत करने पर है। बिल्कुल। और इसके साथ ही वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। भारत जिस तरह से भूजल के अत्यधिक दोहन का सामना कर रहा है, उसे देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल और दीर्घकालिक जल प्रबंधन के लिए ये एक आवश्यक कदम है। सही बात है। संसाधनों की सुरक्षा के बाद अब हम राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अपना पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन यानी फर्स्ट स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। ये एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी डेवलपमेंट है। इस सम्मेलन में वरिष्ठ सैन्य और रक्षा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। जी। अगर हम आज के आधुनिक युद्ध की बात करें, तो ये सिर्फ हथियारों से या सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता। अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचना युद्ध की भूमिका सबसे बड़ी हो गई है। बिल्कुल। नैरेटिव मैनेजमेंट अब एक हथियार बन गया है। एग्जैक्टली। ये जो सम्मेलन है, ये भारतीय सेना के संचार प्रणाली को मजबूत बनाने और हाइब्रिड वॉरफेयर की चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। और रक्षा कूटनीति की एक और बड़ी खबर हिंद महासागर क्षेत्र से है। भारत और सेशल्स के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्ये सेशल्स में आयोजित किया गया है। जी, लामित्ये अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक बहुत पुराना और अहम हिस्सा है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? इसके मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं: समुद्री सुरक्षा, आतंकवादी रोधी अभियान और HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, मतलब मानवीय सहायता एवं आपदा राहत। बिल्कुल। हिंद महासागर क्षेत्र वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख मार्ग है और सेशल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक चोक पॉइंट पर स्थित है। वहां भारत की ये कूटनीतिक और सैन्य साझेदारी बहुत अहम है। सही कहा। अब समुद्री क्षेत्र की बात हो ही रही है, तो चलिए ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय खबर पर नजर डालते हैं। जी, महाराष्ट्र की खबर। हाँ। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फिशिंग पोर्ट ससून डॉक के आधुनिकीकरण के लिए फिनलैंड की 3 कंपनियों के साथ एक MOU साइन किया है। ये नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी के सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। फिनलैंड अपनी पर्यावरण अनुकूल तकनीक के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और ससून डॉक का ये आधुनिकीकरण मछुआरों के लिए कैसे फायदेमंद होगा? देखिए, इस MOU के तहत आधुनिक मत्स्य प्रसंस्करण यानी फिश प्रोसेसिंग की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही एक अत्याधुनिक और पर्यावरण अनुकूल कचरा प्रबंधन प्रणाली भी लगाई जाएगी। इससे न सिर्फ मछुआरों का बुनियादी ढांचा सुधरेगा, बल्कि समुद्री प्रदूषण भी कम होगा। और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने से निर्यात भी बढ़ेगा। बिल्कुल। हाँ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी समुद्र से ही जुड़ी एक बहुत ही शानदार खबर है। केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप में OTEC यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का एक पायलट प्लांट शुरू किया है। ये रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में
एक क्रांतिकारी कदम है। OTEC तकनीक दरअसल समुद्र के सतही गर्म पानी और गहरे ठंडे पानी के तापमान के अंतर का इस्तेमाल करती है। मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट का। हाँ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सतह का पानी गर्म होता है और गहराई का पानी काफी ठंडा। इसी अंतर से टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है। लेकिन इसकी सबसे खास बात सिर्फ बिजली बनाना नहीं है ना? सही कहा आपने। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस प्रक्रिया के दौरान समुद्री जल को मीठे पानी में भी बदला जा सकता है। लक्षद्वीप जैसे द्वीपीय क्षेत्रों के लिए, जहां पीने के पानी और बिजली दोनों की चुनौती होती है, ये एक बहुत ही स्थायी समाधान है। बहुत ही शानदार तकनीक है ये। चलिए अब अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र का रुख करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन लॉन्च किया है। चीफ फ्रेमवर्क के नजरिए से देखना चाहिए, यानी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। एग्जैक्टली। SBI का ये लोन पूरी तरह से इसके सोशल यानी सामाजिक पहलू पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ये वित्तीय समावेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अब खेलों की बात करें तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के नतीजे आ गए हैं। जी। पुरुष एकल के फाइनल में चीन के लिन चुन यी ने भारत के लक्ष्य सेन को हरा दिया है। हाँ, लक्ष्य सेन को फाइनल में हार का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन उनका इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, ये आगामी प्रतियोगिताओं के लिए बहुत सकारात्मक संकेत है। एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात करें तो लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड्स 2026 का आयोजन हुआ, जी, जहां केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया है। ऐसे पुरस्कार भारत और ब्रिटेन के बीच डायस्पोरा कूटनीति और सॉफ्ट पावर को मजबूत करने का काम करते हैं। विशेषकर जो प्राकृतिक गैस को लेकर हमारे लक्ष्य हैं, उन्हें देखते हुए ये नियुक्ति काफी अहम है। प्राकृतिक गैस एक तरह का ब्रिज फ्यूल है और गेल के नेतृत्व पर राष्ट्रीय गैस ग्रिड के विस्तार की बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अब हमारे डीप डाइव के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से अंतर्राष्ट्रीय समाचार और आज के इतिहास की तरफ चलते हैं। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क से एक खबर है। नॉरिस गीजर बेसिन की घटना है ना? जी, वहां स्थित दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर इकाइनस में करीब 6 साल बाद एक बड़ा विस्फोट यानी इरप्शन हुआ है। भूगर्भीय अध्ययन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। गीजर असल में प्राकृतिक गर्म पानी के स्रोत होते हैं जो मैग्मा की गर्मी और दबाव के कारण समय समय पर सतह से भाप और पानी फेंकते हैं। और इकाइनस का पानी तो काफी अम्लीय होता है। हाँ, इसका अध्ययन वैज्ञानिकों को पृथ्वी की सतह के नीचे हो रहे बदलावों को समझने में मदद करेगा। ये पर्यटन के लिहाज से भी एक बड़ा आकर्षण है। अब पन्ने पलटते हैं इतिहास के। दिस डे इन हिस्ट्री 11 मार्च। 4 अहम ऐतिहासिक घटनाएं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। जी। शुरुआत करते हैं वर्ष 1689 से। 11 मार्च 1689 को मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान हुआ था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें मृत्युदंड दिया था। मराठा मुगल संघर्ष में ये एक बेहद भावुक और महत्वपूर्ण अध्याय है। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान मराठा चेतना में एक अमिट प्रेरणा बन गया, जिसने मराठा स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक उग्र कर दिया। इसके बाद बात करते हैं वर्ष 1985 की। 11 मार्च 1985 को मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। गोर्बाचेव का सत्ता में आना विश्व इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनकी 2 नीतियां, ग्लेज़नोस्त यानी पारदर्शिता और पेरिस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन, बहुत मशहूर हुईं, जिन्होंने पूरी सोवियत व्यवस्था को बदल कर रख दिया। बिल्कुल। इन्हीं सुधारों के कारण अंततः शीत युद्ध का अंत हुआ और बाद में सोवियत संघ का विघटन भी हुआ। अगली घटना है 11 मार्च 2011 की, जापान का फुकुशिमा परमाणु हादसा। जी, ये बहुत ही विनाशकारी दिन था। 9.0 तीव्रता के भूकंप और उसके बाद आई सुनामी के कारण फुकुशिमा दाइशी न्यूक्लियर पावर प्लांट में यह दुर्घटना हुई थी। चेरनोबिल के बाद ये दुनिया की सबसे गंभीर परमाणु दुर्घटना थी। इस एक घटना ने दुनिया भर के देशों को अपनी परमाणु ऊर्जा नीतियों की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया था। और आखिरी ऐतिहासिक घटना जो हमारे आज के जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ी है, 11 मार्च 2020। इसी दिन WHO ने कोविड-19 को ग्लोबल पेंडेमिक घोषित किया था। इस घोषणा ने पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया, आपूर्ति श्रृंखलाएं टूट गईं और वैश्विक कूटनीति से लेकर हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली तक
सब कुछ बदल गया। बिल्कुल। और आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं एक विचार हमारे श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगी। अगर हम 11 मार्च के इतिहास को देखें तो 2011 की सुनामी और 2020 का वायरस हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति और वैश्विक संकट कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। सही बात है। आज हमने OTEC जैसी तकनीक और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जैसी आधुनिक रणनीतियों की बात की, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा आज का ये आधुनिक विकास भविष्य के ऐसे किसी अप्रत्याशित झटके को झेलने के लिए पूरी तरह तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये सेशन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना एग्जाम फोकस करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल करंट अफेयर्स डीप डाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। धन्यवाद।